हेलो एंड वेलकम। हमने DEC 2 यानी चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर अब सत्र शुरू कर दिए हैं और हमने पहले 2 यूनिट कवर कर लिए हैं। तीसरा यूनिट हम कुछ दिनों बाद कवर अप करेंगे। पहले हम सीधे जो रिलेटेड यूनिट हैं उसके ऊपर चल रहे हैं, यानी ब्लॉक 2 DEC 2 का ब्लॉक 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन न्यूट्रिशन के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले यूनिट 4 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने कल भी हम बात कर रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि हमारे जो पोषक तत्व हैं, हमारे खाने से हमें लगभग 40 या 40 से अधिक पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को हमने 40 तत्वों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा, तो इसको हमने मोटे मोटे 6 ग्रुप्स में डाल दिया है। और ये 6 ग्रुप्स जो हैं, इसका 2 कैटेगरीज कहा जाता है, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। हमने बात कर चुके हैं, दोहरा लें दोबारा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट हैं जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं अपनी बॉडी में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट हैं जो हमें उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो हमारे 40 न्यूट्रिएंट को हमने ग्रुप टुगेदर कर दिया इनटू 6, और इस 6 में से जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं 4, यानी कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट एंड प्रोटीन। और हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो हैं 2, यानी विटामिन और मिनरल। तो ब्लॉक 2 में हम इन 6 कैटेगरीज के न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, पानी, वसा यानी फैट, और प्रोटीन, विटामिन और मिनरल के ऊपर चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7 में। और 8वें यूनिट में हम चर्चा करेंगे कि एक संतुलित आहार किस प्रकार बनता है और कैसे बनाया जा सकता है, कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे अपनी चर्चा शुरू करें। हम सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट का पहला यूनिट नंबर 4 है कार्बोहाइड्रेट तथा पानी, जल। तो इस यूनिट के अंतर्गत आप मोटे मोटे रूप में ये समझेंगे कि खाना किस प्रकार डाइजेस्ट होता है खाने के बाद और अब्जॉर्ब होता है। और पहले तो डाइजेस्ट होता है, फिर वो अब्जॉर्ब होता है, यानी हमारे खून के अंदर, आंतों से खून के अंदर जाता है, और खून के बाद वो खून में जाने के बाद जो विभिन्न हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स, वो फूड को यूटिलाइज करते हैं। इसी यूनिट में हम ये भी पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल। इसका क्या मतलब है ये समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट के खाद्य सोर्स क्या हैं, कहाँ से मिलता है हमें, पानी भी, इनके खाद्य सोर्स क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट और पानी का बॉडी में क्या रोल है ये जानेंगे, और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन की प्रक्रिया के ऊपर बातचीत करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो हमारे खाने में जो भी शुगर, स्टार्च या फाइबर के रूप में उपलब्ध हैं, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर जो शुगर, स्टार्च और फाइबर है, उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। अब स्टार्च और शुगर को अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से स्टार्च और शुगर हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाती है और हमारे खून में जाके, विभिन्न ऑर्गन्स में जाके हमारे को जो उसने कार्य करना होता है वो करती है। परंतु जो फाइबर कार्बोहाइड्रेट है, ये जो है ये हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता है, और जैसा हम इसे खाते हैं ये वैसे ही बाहर निकल आता है शरीर से, इसका शरीर के अब्जॉर्ब होके कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट जो हमारे हैं, ये प्लांट फूड में जो हैं ये सेल्यूलोज के रूप में हैं, और ये जैसे जिसको हम कहते हैं छिलका, ये वही जो है वो निकल के बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइबर हमारे लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक ये है। दोनों ही, बोथ अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल फाइबर, नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट फाइबर के रूप में हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। अब अगर हम देखें तो हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं, तो हर प्रकार का अनाज यानी सीरियल, मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, रागी, ज्वार, बाजरा, सब किस्म के रूट और ट्यूबर यानी जो हम जिसको कहते हैं शकरकंदी, आलू,
गाजर जो ज़मीन के नीचे हमारी सब्जियां उगती हैं, कई प्रकार के फल जैसे आम, केला, सपोटा जो बहुत ही जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी होती है, गन्ना, गुड़, शहद और चीनी, यह सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। इनसे हमें सभी प्रकार के अनाजों से, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और यह सभी इसमें इसका जो भी रेशे का भाग होगा, फाइबर से हमारा तात्पर्य है रेशा, इन सभी में रेशे का भाग होगा। तो रेशा जो है इन खाद्य पदार्थों का अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है। जब हम गेहूं खाते हैं, जब हम मैदा जो है, मैदा और सूजी दोनों ही गेहूं से बनती हैं, परंतु मैदा और सूजी का बाहर का छिलका हटा दिया जाता है, और जो गेहूं का हम आटा खाते हैं उसमें बाहर का छिलका होता है। तो जो बाहर का छिलका जो होता है वो ही है जो रेशा होता है। तो यानी जो भी कोई हमारा खाना है वो उसमें दोनों प्रकार का अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट भी है, अनअवेलेबल। तो खाना तो हम पूरा खा रहे हैं, उसका कुछ भाग जो खाने का है वो हमारी बॉडी के निर्माण में चला जाता है एज अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, और जो नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है वो वैसा का वैसा ही शरीर से बाहर निकल आता है। परंतु वो नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम कहते हैं कि पूरा अनाज खाएं, ना कि रिफाइंड अनाज। इनफैक्ट हम कई बार जब हम आटा हम पिसवा के लाते हैं पूरी गेहूं का, परंतु कई घरों में ये प्रचलन है कि आटे की रोटी बनाने के टाइम आटे को छान लेते हैं। जब हम आटे को छान लेते हैं तो ऊपर वो आ जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। एक्चुअली वो जो हम फेंक रहे हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा फेंक रहे हैं, और इट इज़ बेटर कि हम वो ना फेंकें, आटे को बिना छाने ही रोटी बना के खाएं, क्योंकि वो जो उसके फाइबर का हिस्सा है जिसको हम छान के वापस फेंक दे रहे हैं, उसका भी एक बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। और कई प्रकार के जो विटामिन हैं वो किसी भी अनाज में उस हिस्से में पाए जाते हैं जो आपका छिलका और अंदर की जो बॉडी है उसके बीच की जो पतली लाइनिंग है, उसी के बीच में कई विटामिन होते हैं। जैसे मान लो हम सेब का छिलका काट देते हैं, तो हम केवल छिलका काट के एक तो हमने उसका फाइबर फेंक दिया, फाइबर के अलावा उस परत के साथ कई ऐसे विटामिन थे जो उस परत के साथ हमने बाहर निकाल के फेंक दिए। तो जहाँ तक संभव हो हम चीज़ों के छिलके जो ना उतारने की ज़रूरत है, या जो पूरा अनाज जैसे दालें भी, जो धुली हुई एक दाल है जिसका छिलका नहीं है, और जो दूसरी दाल है पूरी साबुत दालें जिसका छिलका है, तो जहाँ तक हमारे को है बेटर है कि हम साबुत दालों का, साबुत अनाज का, और जहाँ तक संभव हो फल सब्जी का जिसका छिलका ना उतारना हो उसका ना उतार के छिलका हम खाएं। कई लोग संतरे के भी अंदर की फाड़ी का भी वो निकाल के सिर्फ अंदर का गूदा खाते हैं, तो ठीक है, परंतु बहुत चीज़ आपने उसके साथ फेंक भी थी जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक थी। तो मैडम पंजाब से। हाँ जी, पंजाब बोलिए। हाँ जी, पंजाब। हेलो। हाँ बोलिए, बोले मैडम। मैम मैंने ना आपसे असाइनमेंट के बारे में बात करनी थी कि हमें क्लियर नहीं हो रहा। क्या नहीं क्लियर हो रहा मैडम? मैम असाइनमेंट जो हम ना साइट पे ओपन करते हैं तो जनवरी 2019 आती है, जबकि हमारा सेशन 9 to 20 है। मैडम आपको थोड़ा भरोसा भी होना चाहिए ना, जो मैंने आपको कल भी करके बताया, जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं दोबारा आपके सामने गूगल फॉर्म खोल रही हूँ और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पहुँचे आप, इसके बाद आप नीचे पहुँचे यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम पे। हाँ जी, यहाँ पहुँचे आप? हाँ जी मैम। अब क्या प्रॉब्लम है? जुलाई 2019, आपने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है ना? हाँ जी सर। हाँ जी मैम। तो फिर आप क्यों नहीं इसको खोल के, आप मानते क्यों नहीं है कि यही असाइनमेंट है? आपको नहीं क्या मैम, हमने कंफ्यूजन है? जुलाई में एडमिशन नहीं लिया है, हमने फॉर्म अक्टूबर में सबमिशन करवाई थी। आपने अक्टूबर में फॉर्म सबमिट किया है तो ठीक है, आप अभी, आपके लिए तो एक तरीके से अच्छी बात है, आप जुड़ रहे हैं, पर आप तो अभी फॉर्मली स्टूडेंट, आपको मिल गया स्टूडेंट के, आप बन गए हैं
आपको हाँ जी मैम, हमें मटेरियल मिल गया, लेकिन उसके बाद हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। असाइनमेंट हम तभी बनाएंगे ना जब हमें कोई गाइडलाइन मिलेगी तो। मैडम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये सत्र आप कर रहे हैं। ये सत्र असल में जुलाई 2019 के स्टूडेंट के लिए हैं। नो प्रॉब्लम, आप बेशक इन सत्रों को आप अटेंड करिए, नॉट एन इशू। आपके लिए जो असाइनमेंट है वो इसमें हम देखते हैं ये तो जुलाई, हाँ, तो आपके लिए अभी असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड होंगे, आप अभी वेट करिए। अभी आपका एनरोलमेंट हुआ है तो ये मैम, जुलाई हमने 2019, जो आपने डेट दी थी कि मैडम वो हम जो 30 जुलाई- मैडम वो जुलाई 2019 की एनरोलमेंट की बात है। दिसंबर जो जनवरी 2020 आपका एनरोलमेंट जनवरी 2020 का माना जाएगा, ये अभी उसका नहीं है। ठीक है सर मैम, लेकिन हमें मटेरियल तो मिला है ना, बुक्स मिल चुकी है तो हमें। बहुत अच्छा, आप पढ़ाई शुरू करिए, असाइनमेंट भी आपके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है मैम। तो मैम जो आप बताते हो लेक्चर में कि आपने जो लेक्चर में बता रहे हैं वो आपके लिए भी, जो लेक्चर हाँ। में बता रहे हैं वो सब चीज़ आपके लिए भी मान्य है। असाइनमेंट की डेट आपके लिए मान्य नहीं है। आप खुद ही सोचिए ना कि आपने तो आपकी एडमिशन तो जनवरी 2020 की है, आपसे विद इन 1 मंथ तो कोई असाइनमेंट मांग नहीं सकता। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, तो ये सभी 2020 के स्टूडेंट्स को बात यहीं खत्म करते हैं क्योंकि एयर टाइम है। जो ये असाइनमेंट अपलोडेड हैं ये अभी जुलाई 2019 के स्टूडेंट्स के लिए अपलोडेड हैं। 2020 के स्टूडेंट के लिए अभी शॉर्टली असाइनमेंट अपलोड हो जाएंगे। जिनको किताबें आ गई हैं वो किताबों से पढ़ना शुरू कर दें। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ मिलते हैं। उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर हम आते हैं कि क्या क्रिया कार्बोहाइड्रेट हमारे को क्या क्या ज़रूरी है, क्या करते हैं शरीर में हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे को सबसे पहला उनका काम है कि हमें एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी देने का मतलब यह है कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। और हमारी जो खाने में जो लगभग 60 से 70% जो हमारी टोटल एनर्जी है, जो टोटल कैलोरी है, एनर्जी हमें क्यों चाहिए? काम करने के लिए। और केवल भागा दौड़ी के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, हमें बैठने के लिए भी। हमारे अंदर बॉडी प्रक्रिया चल रही हैं, सांस ले रहे हैं, अंदर पाचन चल रहा है, रक्त जो है वो हर जगह हमारे शरीर में घूम रहा है, किडनी अपना कार्य कर रही हैं, लंग्स अपना कार्य कर रहे हैं। इन सब के कार्य के लिए हमारे को एनर्जी चाहिए ऑफ कोर्स। और फिर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, घर में हम जो भी काम काज कर रहे हैं, हल्के फुल्के काम, कॉपी पे कुर्सी पे बैठ के काम करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी का मुख्य स्रोत हमारे लिए हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख ये कार्य है। और इसी से रिलेटेड उनका कार्य जिसको हम कहते हैं प्रोटीन को ये स्पेयर करता है, यानी प्रोटीन को छोड़ देता है अपना कार्य करने के लिए। इस बात को समझते हैं, इसका क्या मतलब है हमारा। यदि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की संख्या कम होगी, यानी अगर हमारे खाने में रोटी, अनाज, चावल, इन सब चीज़ों की संख्या अगर कम होगी तो जो हमारे को एनर्जी तो फिर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा शरीर जो दूसरे, हम अगर खाना खा रहे हैं, मान लो हम दालें अधिक खा रहे हैं, मान लो हम दूध बहुत पी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं। या अगर हम मांसाहारी हैं तो हम मांस इत्यादि खा रहे हैं, हम अंडा खा रहे हैं, हम मछली इत्यादि खा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन के स्रोत हैं। तो बॉडी को सबसे पहले, और प्रोटीन का कार्य है शरीर का निर्माण करना, परंतु निर्माण से भी पहले बॉडी को चाहिए एनर्जी। अगर हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो जो हम अगर कार्बोहाइड्रेट के स्थान पे बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन का इस्तेमाल शुरू कर देगी एनर्जी के लिए। और प्रोटीन का जो एक्चुअल ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जो कोई और नहीं कर सकता, शरीर को बढ़ाना, वो कार्य फिर प्रोटीन उसके लिए हमें नहीं मिलेगा। तो ताकि प्रोटीन जो हम खा रहे हैं, और प्रोटीन हम किससे मिल रहा है, हमें दूध और सभी प्रकार के दूध के उत्पाद से, दही, मक्खन, घी, चीज़, हमें प्रोटीन मिल रहा है अंडे से, सभी प्रकार के मांसाहारी, चिकन, मटन, फिश, इन चीज़ों से। और हमारी दालों में भी प्रोटीन, शाकाहारी खाने में दालों में प्रोटीन होता है।
तो जहाँ एक और गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट है, वहाँ शाकाहारी खाने में दाल में प्रोटीन है। तो अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट का अंतर्ग्रहण थोड़ा कम होगा तो हमारे जो हम प्रोटीन के रूप में जो खाना खा रहे हैं वो इस्तेमाल हो जाएगा एनर्जी के लिए, और बच्चे की शरीर की वृद्धि जिस प्रकार से होनी चाहिए थी नहीं होगी। तो यही से ही संतुलन की बात हम देखते हैं। हमारे आहार में संतुलन होना चाहिए। जिस मात्रा में हमारे को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है उतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, जिस मात्रा में हमें प्रोटीन की ज़रूरत है उस मात्रा में हमारे प्रोटीन होने चाहिए। इसको कहते हैं संतुलित आहार। आगे देखते हैं, एक और कार्य जो कार्बोहाइड्रेट करता है वही फिर से वंस अगेन ये उसी बात से रिलेट होती है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट कम है पर फैट हम काफ़ी खा रहे हैं, मान लो हमारे घी तेल की मात्रा सब्जियां जो हम पका रहे हैं उसमें बहुत है, या मक्खन हमारा बहुत है, तो क्या है एनर्जी के लिए फैट का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। अब फैट का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, वैसे भी हम करते हैं, परंतु अगर ज़्यादा फैट का इस्तेमाल होता है तो फैट के इस्तेमाल से शरीर के अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। एक लेवल तक ठीक है, परंतु यदि ये हानिकारक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो फिर हमारे इस पे किडनीज पे असर पड़ने लगता है। तो इसलिए हमें फैट भी निर्धारित मात्रा में ही खाना चाहिए ताकि हमारा जो किडनी का फंक्शन है, फैट का ज़्यादा मेटाबॉलिज्म अगर होगा तो हमारे किडनी का फंक्शन जो है वह खराब हो जाएगा, और इसलिए हमारे को अपनी एनर्जी गिविंग जो कार्य करवानी है वो हमें कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही करनी चाहिए। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इत्यादि किस प्रकार होता है। तो मुंह से ही जब हम खाना चबाना शुरू करते हैं वहीं से ही हमारे थूक के साथ जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, परंतु छोटी आंत में इसका सबसे अधिक पाचन वहीं पे होता है। और जो हमारे खाने के अंदर शुगर और स्टार्च है उसको और सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं एंजाइम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में, और फिर रक्त के द्वारा छोटी आंत से ये रक्त के अंदर रक्त धारा में जाते हैं और वहाँ पे वेरियस बॉडी टिश्यूज़ में जाके ग्लूकोज बन के ये फिर एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फैट की तरह बॉडी में रह जाता है। तो ये जो हमारा एक अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे या हमने जितना खाया उतना हम बर्न आउट नहीं करेंगे तो दिस गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी। अब देखते हैं, तो ये तो थे अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो खाने में ये थे स्टार्च और शुगर, इसको बॉडी ने तोड़ा और इनसे अपने बॉडी ने अपना कार्य किया, एनर्जी का कार्य किया। नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट यानी रेशा यानी फाइबर, इसका क्या काम है, जैसे मैं आपको बता ही जी हाँ जी जम्मू कश्मीर बताएं। बोलिए बोलिए जम्मू कश्मीर बोलिए जी। हाँ बोलिए जी, मेरी एक बच्ची है छोटी सी, अभी 1.5 साल की है। हाँ जी, बहुत कमजोर है जी। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब ये पूछना चाहता हूँ कि उसका कुछ मीनू बता दीजिए, उसको हम कौन से फूड आइटम्स दें। नहीं, पहली बात तो देखिए बहुत कमज़ोर है आप बोल रहे हैं, तो पहले बात तो मेरे ख्याल में आपको इसका वज़न करवाने की बहुत ज़रूरत है। आप किस धारणा से बोल रहे हैं और कितनी कमज़ोर है, पहले तो ये डिसाइड करने की ज़रूरत है। तो आपको अगर ऐसे लगता है कि बहुत कमज़ोर है तो पहले वज़न के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा बहुत ही मासूम बच्चा है और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। और कुपोषण की श्रेणी में ना आ जाए बच्चा, इसके लिए उसका वज़न लेके ही आपको डॉक्टर बता पाएंगे। क्या वो अभी 1.5 साल की है, चलने लग गई होगी, चलती फिरती है आसपास में या नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप विशेषज्ञ की सलाह लें। उसका वज़न उसकी आयु के अनुसार ठीक है या नहीं, यह निर्धारित करना ग्रोथ चार्ट के माध्यम से बहुत आवश्यक है, जो किसी के सामने ही आपको बच्ची को ले जाना पड़ेगा और तभी होगा। 1.5 साल की बच्ची का अगर एक आम बच्ची होती है, जो बालक अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ चल रहा है, तो 1.5 साल में
वो जो घर में बन रहा सामान है, लगभग दिन भर में एक केला, दिन भर में एक रोटी, एक ब्रेड और एटलीस्ट सुबह शाम का दूध, कुछ आधा फल, खिचड़ी, बॉयल करी हुई खिचड़ी, ये सब कुछ, थोड़ी बहुत सब्जी, इतना तो उसको खा लेना चाहिए। ये नहीं एक ही बार में, मतलब पूरे दिन में तोड़ तोड़ के, कभी आधा रोटी हो गया, कभी चौथाई रोटी हो गया, कभी आधा कटोरी खिचड़ी हो गया, इस प्रकार से मिला के। परंतु केवल इसी पे जाना, मेरे ख्याल में आपको अगर कमज़ोर आपको लग रही है तो आपको विशेषज्ञ की सलाह लेते हुए, उसका वज़न कराते हुए, उसके आगे उसको हिसाब से जिस प्रकार की डाइट दी जाए वो करवाना ज़रूरी है। तो आप इसमें विलंब ना करें, मेरा आपको सुझाव यही होगा। जी बोलिए, दिल्ली, दिल्ली बोले। हेलो। हाँ बोले मैडम। हाँ जी, मेरी 5 साल की बेटी है जी। वो कुछ भी खाती है उसको लगता ही नहीं है और बहुत कमजोर होती जा रही है वो, और पर खाना हम प्रॉपर अच्छे से देते हैं। और वो खेलती वेलती है? खेलती तो है अच्छे से, पढ़ाई में और खाने में बहुत ही। पढ़ाई का खाने से कोई लेन देन नहीं है, एक बात। अच्छा। दूसरी बात, यहाँ पे मैं एक मानसिकता माता पिता की ये भी देख लें कि हमें हृष्ट पुष्ट बच्चा अच्छा है वो जरूरी नहीं है। अच्छा। अगर बच्चा अपने दिन भर के कार्य कर रहा है जो उसकी उम्र के बाकी बच्चे कर रहे हैं, भागता दौड़ता है, अलर्ट है, एक्टिव है, चीजों में रुचि रखता है, तो यानी बच्चा स्वस्थ है ना। हम ये सोचते हैं कि बच्चा जब तक मोटापे से ना भरा हो, उसके गोल गोल गाल ना हो और हाथ पैर मोटे मोटे गुलगुले ना हो, बच्चा स्वस्थ नहीं है। ये धारणा गलत है, क्योंकि आपकी बच्ची बड़ी है, इसलिए मैं आपसे अलग प्रकार से बोल रही हूँ। जो अभी क्वेश्चन आया था वो 1.5 साल की बच्ची था, 1.5 साल। खेलती कूदती तो बहुत अच्छी। हाँ, तो बस फिर जब वो खेल कूद रही है तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो माता पिता को मेरा एक ही वो बात है कि ये कहने से पहले कि बच्ची कमजोर है, हम उसके विभिन्न जो बच्चे के जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं वो देखें। क्या वो हर चीज़ में आपको ऐसी डल या अनइंटरेस्टेड या उठ नहीं पाती, तब तो हम उसे कमज़ोर बोलें। और हमारा जो हम सोचते हैं, इंडियन माता पिता अक्सर ये सोचते हैं कि बच्चा मोटा ताज़ा दिखना चाहिए हमें। खाने में 1-2 घंटे लगा देती है सिर्फ एक रोटी को खाने में। एक खाने के व्यवहार के लिए हम केवल बच्चे को ब्लेम ना करें, उसमें कहीं ना कहीं हमने उनको जिस तरह से ट्रेनिंग दी है वहाँ पे है। खाने में टाइम लगाना इज नॉट इक्वल टू कमजोर बच्चा। वो आपकी अलग प्रॉब्लम है कि आप फ्री नहीं होती हैं 1 घंटे से पहले, तो आपको वो प्रॉब्लम लग रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि बच्चा कमजोर है। दोनों बातें अलग हैं। तो हम लोग अपने माइंड में सोचें कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और वंस अगेन फिर वही हम कोर्स में भी पढ़ेंगे, हमारी कोर्स बुक में भी 4 से 5, 5 से 6 साल के बच्चों का वजन कितना होना चाहिए ये लिखा भी है। और आप निश्चय ही बच्चे को टीकाकरण के लिए या कहीं पे स्वास्थ्य की किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते होंगे, बच्चे का वजन करिए। बच्चे का वजन यदि उसके आयु के अनुरूप है तो बच्चा स्वस्थ है, भले ही आपकी आंखों में चाहे बच्चा आपको मोटा ताज़ा ना लग रहा हो, उसका कोई रिलेशन नहीं है। एक मोटा बच्चा स्वस्थ, ये गलत धारणा है। एक पतला बच्चा कमजोर, ये गलत धारणा है। पर बच्चा अगर अपनी आयु के अनुरूप जो उसको कार्य करने चाहिए अगर वो नहीं कर रहा तो डेफिनेटली बच्चा स्वस्थ नहीं है, चाहे वो मोटा हो चाहे वो पतला हो। तो हमें ये देखना है, और उसके आयु के अनुरूप वजन क्या है हमें वहां पे वो देखना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि फाइबर जो है ये रेशे के रूप में हमारे खाने में है। हर चीज़ का छिलका, सेब का छिलका, संतरे का छिलका, गाजर का छिलका, आलू का छिलका, या होल पल्सेस, पूरी जो साबुत दालें, साबुत गेहूं, अनाज, नॉट मैदा और सूजी। तो यही लिखा है यहाँ पे GLV यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल। हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत है रेशा, मटर, बीन्स, भिंडी, ये फ्रूट्स में। एनिमल फूड में कोई रेशा नहीं होता। इसलिए हमने कई बार ये भी देखा होगा, मान लो कई लोग हैं, अच्छा इस बात को 1 मिनट बाद में मैं बताती हूँ, यहाँ नोट कर लें ये बात कि एनिमल फूड में रेशा नहीं है, और मैदा और सूजी और धुली दालों में भी रेशा नहीं है। अब इसके कार्य कहाँ हैं, यहाँ से हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। इसके 2 बड़े इम्पोर्टेंट कार्य हैं।
एक तो ये है कि ये जो रेशा होता है, जो छिलका होता है, ये जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाके ये पानी को ले लेता है, पानी पी लेता है रेशा, और पानी पी के फूल जाता है तो हमारा पेट भरा हुआ लगता है। तो हमें ऐसे लगता है कि अच्छा अब हमारा पेट भर गया, हमें एक पेट में भरे होने की फीलिंग का आभास आता है इस रेशे से। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि कई लोग जो शाकाहारी भोजन करते हैं जिसमें रेशा अधिक होता है, उनका शायद थोड़ा खाने में ही पेट भर जाता है, और जो ज़्यादा मांसाहारी भोजन करते हैं क्योंकि उसमें रेशा नहीं होता, पेट भरने की फीलिंग नहीं आती, तो उनको ज़्यादा खा के भी शायद पेट भरे की फीलिंग नहीं आती, और इसलिए वो ज़्यादा खाते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि ये रेशे के कारण ही हम जिसको लैट्रिन कहते हैं, हमें लैट्रिन आती है अच्छी इस रेशे के कारण। अगर हमारे शरीर में रेशे की कमी है तो हमें शौच पास करने में, स्टूल पास करने में हमें मुश्किल होगी, और नियमित रूप से स्टूल ना पास करना हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत के लिए बहुत हानिकारक है, और इससे फ्यूचर में जाके कभी आंत का कैंसर होने का भी डर रहता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा रोज़ शौच हो, हम रोज़ पायखाना जाएं, रोज़ लैट्रिन जाएं, तो हमारे को अपनी डाइट में फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को भी खिलाना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों में नियमित शौच की आदत जहाँ तक संभव हो सुबह उठ के डालना। यूँ तो कभी भी कर लें 24 घंटे में एक बार, बट अगर सुबह करें तो उससे ज़्यादा बेहतर बात कोई नहीं है। तो ये आदत बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी पंजाब। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरा ना क्वेश्चन असाइनमेंट से है। बोलो। मैम, जो 9 है, अभ्यास 9, अच्छा। उसमें कोई किसी त्योहार का करना है ना, जैसे बच्चों के लिए खेल के या। हाँ, तो मैम जैसे हमने शुरू किया, जब सोमवार शुरू किया, तो उसमें पहले बताना है बच्चों को त्योहार के बारे में। हाँ, आपने मतलब अब उस त्योहार के बारे में आपने बच्चों को बताना है, तो आपने ये सोच के बताना है कि बच्चों को क्या रोचक लगेगा। अब ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं जस्ट सोच रही हूँ कि हमें कोई भी त्योहार, मान लो लोहड़ी आ रहा है, अभी आपने बात करनी है, तो अब आपको लोहड़ी कैसे शुरू हुई, क्या शुरू हुई, क्यों हुई, अगर आपको लगता है बच्चे इसमें रुचि लेंगे तो इसकी बात कर लें। नहीं तो आप लोहड़ी को कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, इस पे चर्चा कर सकते हैं। आप लोहड़ी के ऊपर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई गाना है तो वो कर सकते हैं, कोई गेम्स या कोई कलरिंग या कोई ड्राइंग एक्टिविटी है तो वो कर सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस बात में रुचि होगी। हमें उनको बोर करके भाषण नहीं देना है, हमें तो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करनी है जिससे बच्चों का एम क्या है, त्योहार के जरिए बाकी सब क्षेत्रों में विकास। क्योंकि त्योहार आ रहा है, बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए त्योहार का विषय उठाते हुए क्या हम ऐसी एक्टिविटी करें कि उनका शारीरिक, मानसिक, भाषाई इत्यादि इत्यादि विकास हो। आप ये भी हाँ बताएं। क्वेश्चन मैम टाइम का था। किसका था मैम? इसमें टाइम था 70 मिनट्स जैसे ना। 70 मिनट्स क्या है टाइम? मेरे मैम पास इसमें ना टाइम दिया है 70 मिनट्स दिया है जैसे ना। 70 मिनट्स तो हमने लिखा होगा कि हमारे हिसाब से आपको पूरी एक्टिविटी करने में क्या समय लगेगा। शायद मेरे पास किताब नहीं है, मैं खोल के देख के बता नहीं सकती आपको अभी। आप जो कह रहे हैं उसी पे मैं अनुमान लगा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता। अगर तो वो उस टाइम की आप बात कर रहे हैं जो हर एक्टिविटी से पहले हमने दिया है कि टाइम टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, उसमें लिखा है 70 मिनट। हाँ जी मैम, इसमें लिखा है। तो आप उसका मतलब समझिए ना, उसमें तो हम ये बता रहे हैं कि आपको ये एक्टिविटी पूरी करने में 70 मिनट लगेंगे, जिसमें लिखा तो है हमने अलग अलग विभाजित करके कि क्रिया करवाने में इतने, रिपोर्ट लिखने में इतने, बच्चों को, तो वो तो सारा कुल मिला के 70 मिनट है। शायद, मुझे मेरे सामने किताब नहीं है, तो या तो मैं भी दोबारा देख के आपको मंडे को बता सकती हूँ, वरना अगर मेरी बात से आपको बात समझ आ गई है तो अलग बात है। ठीक। तो ये एक ही हम वो रह गया है, एक ही इसके जो इस यूनिट को ख़त्म करते हुए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था कि फाइबर हमारे को क्यों आवश्यक है। एक तो इससे हमारा पेट में भरेपन का एहसास होता है, और हमारे को आराम से हम इससे अपने पायखाना करने में मदद मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स पे डिस्कशन ख़त्म होते हुए हमारा वाटर पे आता है।
पानी को भी हमने न्यूट्रिएंट ही माना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। 60% अडल्ट का वजन और 75% शिशु का वजन पानी का है। इसलिए आप देखिए कि जब शिशु को डायरिया हो जाता है वो उसके लिए जानलेवा क्यों हो जाता है। 4-5 दस्त हो गए अगर बच्चे को, तो उसका वजन कहाँ चला गया और किस प्रकार वो फिर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो यहाँ हम देखें, इसलिए डायरिया की इसलिए पानी की इम्पोर्टेंस है। पानी और भी इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारे सारा जो सेल हैं, हमारे सारे सेल्स ऑर्गन्स जितने भी हैं, वो पानी ही उनका माध्यम है। ब्लड का माध्यम भी पानी है। हमारे सेल्स के अंदर फ्लूइड है जिसके कारण सेल सही कार्य कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो पानी है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो कैसे होता है कि हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होता है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो पानी के कारण पूरे शरीर में फैल जाती है और हमारे को गर्मी वो हमारी सब तरफ समा जाती है। इसके अलावा हमारे को पसीना आता है, जिससे कि पसीना जब हमारा सूखता है तो हमें ठंड लगती है। तो यानी हमारा जो पानी है वो बॉडी टेम्परेचर को गर्म होने से रोकता है। इसके अलावा बॉडी में कई सब्सटेंसेस जो हैं वो घुल जाती हैं। जो हमारा आंत के अंदर जितना भी डाइजेशन हो रहा है, वो सारा जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हैं वो पानी में घुल के ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। और इसी प्रकार जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो मूत्र और शौच के तरीके से निकलते हैं, यूरिन एंड स्टूल, वो भी पानी के माध्यम से ही निकलते हैं। और पानी हमारे बॉडी के सभी सेल्स को नम्न रखता है, मॉइस्ट रखता है, और जॉइंट्स को भी नम्न रख के एक ल्यूब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। तो हम 2 मिनट का यहाँ पे अब ब्रेक लेते हैं और दोबारा वापस आएंगे गूगल फॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए।